नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें आजकल जो हमारा टॉपिक इसमें चल रहा है वो आपका मगध साम्राज्य चल रहा है और इसी मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो हमारा वंश इसमें चल रहा है वो कौन सा है, आपका मौर्य वंश है। अब इससे पिछली क्लास में हमने देखा कि मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, अर्थात मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों के बारे में हमने इसमें पढ़ा और साथ ही साथ इसमें एक शासक जो इस वंश का आपका संस्थापक होता है जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से उसने आपके सत्ता को आपका प्राप्त किया। आज इसमें हम दूसरे शासक जिसका नाम आपका बिंदुसार देखने को मिलता है और साथ ही साथ उनका बेटा जिनका नाम आपका अशोक है, इसके बारे में आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बिंदुसार की, अगर हम बात करें तो बिंदुसार का जो शासनकाल है वो 298 से लेकर आपके 273 ईसा पूर्व के आसपास में ये आपके शासन करते हैं। इसके बाद जो है अशोक जो है इनसे गद्दी छीन लेता है और आपके 1773 में अपना राज्याभिषेक कर लेता है और उसी समय पे इनकी आपकी मृत्यु भी हो जाती है। हम आगे चल के इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर कल हमने बात की थी कि इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम क्या देखने को मिलता है, आपके चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता का नाम है और जो इनकी माता है उनका नाम क्या है, आपका दुर्धरा है। इनकी माता का नाम क्या देखने को मिलेगा, आपके दुर्धरा। और अब अगर देखा जाए सबसे पहले इसमें क्या है, हम इनके उपनामों की बात कर लेंगे, अर्थात इनके उपनाम या आप कह सकते हो इन्हें जो आपकी उपाधियां दी गई हैं। सबसे पहला जैन ग्रंथों के अनुसार देखा जाए, जैन ग्रंथों के अनुसार अगर हम देखें तो इन्हें आपके क्या कहा गया, आपके सिंहसेन के नाम से जाना गया। यानी कि आपके जैन ग्रंथ में जहाँ पर इनका उल्लेख हो रखा है इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने बेटे सिंहसेन को जो है अपना उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमें जैन ग्रंथों में इनका नाम सिंहसेन देखने को मिलेगा। अब साथ ही साथ आगे बात करी जाए तो यानी कि जो आपके पुराण हैं, पुराणों में भी अगर देखा जाए तो जो आपका वायु पुराण है उसमें इन्हें आपके भद्रसार के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये कह सकते हो कि पुराणों में इनका नाम क्या है, आपका भद्रसार है। और यहीं पर अगर आगे बात करें तो अन्य कुछ पुराण है, कई जगहों पर इनका नाम आपका बारीसाल का नाम भी मिल रखा है। तो आप ये कह सकते हो कि इन्हें आपके शिवसेन और आपके पुराणों के अनुसार इन्हें भद्रसार और आपके बारीसाल के नाम से जाना जाता है। भद्रसार और कौन सा हो गया, आपका बारीसाल। अब साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसे आपके जैसे शत्रुओं का नाश इन्होंने करा तो इसे आपके शत्रुओं के नाश करने के कारण ही इन्हें आपके अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अर्थात शत्रुओं को हराने वाला ही आपका कौन हो गया, अमित्रोघात, अमित्र घात। तो अमित्र घात जो है आपका इन्हीं का नाम देखने को मिलेगा। और जो यूनानी इतिहासकार हैं वो इन्हें एक नाम देते हैं जिसे आपका अमित्रोकेडीज के नाम से जाना जाता है। अर्थात अमित्रोकेडीज जो नाम है वो किसका देखने को मिलता है, आपका बिंदुसार के। तो ये बिंदुसार के कुछ उपनाम है। जैसे सबसे पहले हमने इसमें आपके सिंहसेन के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपका भद्रसार हो गया, उसके बाद आपके बारीसार हो गया और इसमें आपका अमित्र घात और अमित्रोकेडीज जो है ये नाम जिसके देखने को मिलते हैं वो कौन हो गया, आपका बिंदुसार। अब अगर बात की जाए इनकी पत्नी की बात की जाए तो ये याद रखना इनकी जो पहली पत्नी है इन्हीं को आपके सुभद्रांगी के नाम से आपका जाना जाता है। आगे चल के बात करेंगे कि इन्हें आपके धम्म के नाम से भी जाना जाता है, धर्मा के नाम से भी जाना जाता है, आपके जनपद कल्याणी इनका नाम देखने को मिलता है। अभी आगे जब हम अशोक पढ़ेंगे तो इसमें इनके बारे में दोबारा से हम जानेंगे। और दूसरा ये याद रखना इन्हीं की एक पत्नी है जिनका नाम आपका चारुमती देखने को मिलता है और एक तीसरी पत्नी है जिनका नाम क्या है, आपका नूर। आप ये याद रखना कि जो सुभद्रांगी है इन्हीं के बेटे हैं जिनका नाम क्या है, आपका अशोक, जो इसके बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में हमें दिखते हैं। इसके बाद चारुमती की बात की जाए तो आपका इसमें हमें आपके सुसीम देखने को मिलेंगे। ये याद रखना आपके बिंदुसार जो हैं उनके 16 पत्नियां हैं और उनके 101 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम आपका सुसीम है जो आपके किसके पुत्र हैं, आपके बिंदुसार और पत्नी, उनकी पत्नी का नाम क्या है, आपका चारुमती। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इनके नूर पत्नी का नाम भी मिलता है और इनकी पत्नी इनके बेटे का नाम जो मिलता है आपका शामक मिलता है। तो ये याद रखना जो शामक जो पुत्र है वो किसका है, वो किसका है, आपके नूर का। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो आपके
हेलेना थी, चंद्रगुप्त जो आपका मौर्य थे, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ उन्होंने विवाह किया था जिसका नाम आपका हेलेना था। तो उनका एक पुत्र था जस्टिन। तो कहा जाता है कि जो नूर है वो आपके जस्टिन से प्रेम करती थी। इस बात को आपका बिंदुसार सहन नहीं कर पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कई किताबों में ऐसा आपका लिखा हुआ है। तो ये याद रखना कि इसी में आपके इनकी तीन पत्नियों का आपका जिक्र मिलता है। वैसे देखा जाए इनकी 16 पत्नियां हैं और इनके टोटल पुत्रों की संख्या कितनी है आपके 101 है। और इसमें एक पुत्र का नाम आपका अशोक सुसीम और सबसे छोटे पुत्र का नाम आपका तिष्य होता है जो अशोक का भाई है। वो हम अशोक के शासनकाल में इसमें बात करेंगे। अब अगर देखा जाए तो जो आपका सबसे पहले मैंने आपसे कहा सेल्यूकस निकेटर के साथ जो था, अब यहाँ पर मैत्रीपूर्ण संबंध हो चुके थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। अब यहाँ पर देखा जाए बिंदुसार के समय पे भी आपका जो यूनानी लोग थे इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध हो चुके थे। तो यहीं पर याद रखना, यहीं पर आपका जो आपका यूनान का आप कह सकते हो सीरिया का आपका एक राजा देखने को मिलता है जिसको आपका एंटीयोकस के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना जो एंटीयोकस है, एंटीयोकस आपको जो नाम मिलेगा ये आपका कहाँ का शासक है, आपके सीरिया का शासक है। अब जो सीरिया का शासक था, इस सीरिया के शासक से जो आपका शासक हमारे यहाँ का शासक है जिसका नाम आपका बिंदुसार है, वो क्या करता है, वो इससे आपके तीन चीज़ें मंगवाते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसने इससे आपके मीठी शराब मंगवा रखी है और सूखी अंजीर इससे आपकी मंगा रखी है। और ये याद रखना एक आपका जो दार्शनिक है वो दार्शनिक भी आपका मंगा रखे। तो ये याद रखना आपके मीठी शराब और सूखे मेवे हो गए और साथ ही साथ जो हो गया वो कौन सा हो गया, एक दार्शनिक हो गया। ये जो है आपसे मंगवाया, किससे मंगवाया, एंटीयोकस से मंगवाया। लेकिन एंटीयोकस ने क्या किया, उसे आपकी मीठी शराब और आपके मेवे तो दे दिए, लेकिन ये याद रखना कि उसने आपके दार्शनिक उसके पास नहीं भेजा। और ये याद रखना यहीं पर हमें आपके डाइमेकस का नाम देखने को मिलता है। और डाइमेकस जो है इसका आपका राजदूत था, किसका, एंटीयोकस का। किसके दरबार में भेजा, बिंदुसार। अब यहां पर आप ऐसे कह सकते हो भारत में नियुक्त होने वाला दूसरा राजदूत जो है वो कौन है, आपका कौन देखने को मिलेगा, आपका डाइमेकस। मैंने आपसे कहा कल हमने जब पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके दरबार में आपका मेगस्थनीज आया जिसे भारत में नियुक्त पहला राजदूत कहा जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा आपका कौन आ जाता है, आपका डाइमेकस आ जाता है, जो कहाँ का था, सीरिया के एंटीयोकस का आपके राजदूत के रूप में यहाँ पर आएगा। अब इसके दूसरे मैत्रीपूर्ण संबंध जो थे आपके, वो आपके मिस्र के शासक के साथ भी थे। और मिस्र का जो शासक था उसका नाम आपका टालमी फिलाडेल्फस मिलता है। टालमी फिलाडेल्फस जो है ये इसका नाम देखने को मिलेगा। और ये आपका क्या करेगा, इसके आपके बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजता है जिसे आपका डायनोसियस के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना है, डायनोसियस जो राजदूत है वो आपके टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का है, जो आपके मिस्र के शासक का राजदूत बनके यहाँ पर कहाँ पर आया हुआ है, आपके बिंदुसार के दरबार में। तो ये आपका कह सकते हो कि मैत्रीपूर्ण संबंध इसके किसके साथ होते हैं, आपके यूनान के साथ में। अब यहाँ पर आगे देखा जाए, आगे हम बात करें तो इसी के समय पे अगर देखा जाए जब आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका सेनापति हमने देखा जिनका नाम क्या था, आपका कौटिल्य। तो ये कौटिल्य जो है किसके सेनापति के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपके सबसे पहले आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर देखा जाए जब आपके बिंदुसार शासक आते हैं तो बिंदुसार के शासनकाल के प्रारंभ में तो आपके कौटिल्य ही इसके आपके सेनापति के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर जो आएगा वो कौन आ जाता है, आपके राधागुप्त आ जाते हैं। तो आप ये याद रख सकते हो कि जो राधागुप्त है वो आपका किसका सेनापति है, आपका बिंदुसार का। आप कह सकते हो किसका प्रधानमंत्री रहेगा, बिंदुसार का। अब एक बात याद रखना, जिस प्रकार से आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसे सत्ता प्राप्त हुई कौटिल्य की सहायता से, ये याद रखना कि अशोक जो सत्ता प्राप्त करता है उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान किसका होता है, राधागुप्त का। तो आप ये कह सकते हो जिस प्रकार से कौटिल्य आपके उसके दरबार में थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के, उसी प्रकार से इसके दरबार में जो इसके अहम जो योगदान देते हैं एक सेनापति के रूप में, एक आपके मंत्री के रूप में, वो कौन है, आपके राधागुप्त हैं। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके मगध में अगर सबसे बड़े मंत्रिपरिषद की बात करें तो हमें बिंदुसार के समय में ही देखने को मिलती है। कहा जाता है कि 500 लोगों का एक मंत्रिपरिषद हुआ करता था और उन सब का प्रधान जो था वो कौन था, आपका खल्लाटक था। तो ये याद रखना उन सब का प्रमुख कौन रहेगा, आपका खल्लाटक। सबसे पहले इनका प्रधानमंत्री
बिंदुसार का पहले तो प्रारंभ में कौटिल्य, लेकिन बाद में राधागुप्त देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आपके इसके मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन था, आपका खल्लाटक। कल हमने जब आपके इनकी जानकारी के स्रोतों में बात की थी तो एक आपका बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था दिव्यावदान था, तो उसके अनुसार हमने देखा था कि जो आपका तक्षशिला में यहाँ पर आपके विद्रोह होते हैं और इस विद्रोह की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, आपके दिव्यावदानों में। अब यहाँ पर देखा जाए कि तक्षशिला में आपका पहला जब विद्रोह हुआ था तो उसमें पहले सुसीम को भेजा गया, लेकिन सुसीम उसे संभाल नहीं पाता है, तो उसके बाद अशोक को भेजा जाता है। अशोक इसे आसानी से आपके समाप्त कर देता है। अब कहा जाता है कि दूसरी बार भी आपके तक्षशिला में जो था आपके विद्रोह होने प्रारंभ हो गए थे, और इस समय इसका विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा गया, आपके सुसीम को भेजा जाता है। और अब यहाँ पर कहा जाता है कि आपके सुसीम जो था इस विद्रोह में आपका इस विद्रोह को शांत करने के लिए यहाँ पर जैसे जाता है, तो अब यहाँ पर जो था बिंदुसार की तबीयत खराब हो जाती है। अब कहा जाता है कि बिंदुसार अपने मंत्री जिनका नाम आपका राधागुप्त था उनसे कहा कि वो सुसीम को बुलाएं ताकि उनका क्या किया जाए, आपका राज्याभिषेक किया जाए। लेकिन राधागुप्त जो थे वो नहीं चाहते थे कि सुसीम राजा बने, वो चाहते थे कि अशोक राजा बने। इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने छल से जो है किसको, आपके अशोक को यहाँ पर आपका राज्याभिषेक दिला दिया। तो 1773 में जो सत्ता प्राप्त हो जाती है वो किसको प्राप्त हो जाती है, आपके अशोक को। और उसके बाद आपके बिंदुसार की आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ जो सुसीम होता है, अशोक क्या करता है, इसको भी आपका मार डालता है। ये हम आगे चल के आपके पढ़ेंगे। तो अभी आप याद रखना, तक्षशिला के विद्रोह को जब समाप्त करने के लिए गया, अर्थात बिंदुसार के अंतिम समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ जिसको समाप्त करने सुसीम को भेजा गया, और इसी दौरान बिंदुसार की आपकी मृत्यु हो जाती है और सत्ता पर अधिकार कौन कर लेता है, आपके अशोक कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखा जाए आगे हम इसमें बढ़ें तो इसके बाद जो है आपके कुछ चीज़ें जो है मेन चीज़ें जैसे किस धर्म के अनुयायी हैं इनकी बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये याद रखना, जैसे आपका चंद्रगुप्त आपका मौर्य था, ये आपके किस धर्म को मानता था, आपके जैन धर्म को। कल ही हमने बात करी थी कि जब आपका पहली जैन संगति हो रखी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुई है। और याद रखना आपके संलेखना विधि के द्वारा ही इन्होंने क्या कर रखा, अपने प्राण त्याग रखे हैं। तो ये किस धर्म के थे, आपके जैन धर्म के। और दूसरा अगर देखा जाए जो आपका बिंदुसार हमें देखने को मिलता है, जो बिंदुसार है ये आपके आजीवक संप्रदाय के मत को मानता था। आजीवक संप्रदाय जो था मोखलीपुत्र गोशाल, हमने अजातशत्रु के समय पे बात की थी कि उन्होंने ही इस संप्रदाय को आपका बना रखा है। इसी को यानी कि जो नियतिवाद और जो भाग्यवाद में विश्वास रखते हैं वही आपके आजीवक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका अनुयायी कौन था, आपका देखा जाए तो कौन था, आपका बिंदुसार था। और इसी में जो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं वो आपका अशोक है। अशोक के समय की अगर बात की जाए तो वो पहले तो अगर पहले देखा जाए तो वो पहले आपके शैव धर्म को मानता है और बाद में जो है वो किस धर्म की तरफ आ जाता है, आपके बौद्ध धर्म की तरफ आ जाता है। ये हम कल की क्लास में इसे हम डिटेल में आपका पढ़ेंगे। अब आज हमारी क्लास जो है ये आपका कौन सा हो गया, हमारा बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद अगला शासक जो है वो कौन है, आपका अशोक है। तो अशोक का जो आपका प्रारंभिक परिचय है इसको हम पढ़ लेते हैं। कल हम अशोक की धम्म नीतियों के बारे में ही फिर इसमें आपके पढ़ेंगे। सबसे पहला अगर देखा जाए तो जो आपका अशोक है, अशोक के जो पिता हैं इनका नाम क्या है, आपका बिंदुसार है। बिंदुसार इनके आपके क्या हो गया, आपके पिता। और इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम ही आपका सुभद्रांगी है, ये आप याद रखना। और इन्हीं सुभद्रांगी को जो है आपके अन्य नामों से जाना जाता है। इन्हीं को धम्मा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि धम्म भी इनका एक नाम देखने को मिलता है। और इन्हीं को आपके जनपद कल्याणी के रूप में भी जाना जाता है। जनपद कल्याणी जो है आपके इसी आपके सुभद्रांगी का नाम है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए इन्हें आपके वन देवी के नाम से भी जाना जाता है, वन देवी। और ये आपके चंपा की पुत्री है, अर्थात आप कह सकते हो ये आपके जो चंपा में आपका हमने अंग की राजधानी चंपा पढ़ा था उसमें एक ब्राह्मण की पुत्री है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ये तो आपका हो गया, इनका आपका माता और पिता का नाम हो गया। और साथ ही साथ अगर इसमें हम बात करें तो इसके बाद जो है आपका जो अशोक है, अशोक के कुछ आपके स्टार्टिंग में अगर इनके जीवन के हम प्रारंभिक बातें बोलें तो कल ही हमने पढ़ा था कि जब आपका तक्षशिला का विद्रोह हुआ था दिव्यावदान के अनुसार तो यहाँ पर इस तक्षशिला के विद्रोह को जब ये समाप्त करने के लिए जाते हैं तो ये इसको आसानी से समाप्त कर जाते हैं। और साथ ही साथ ये याद रखना इसके बाद ये आपका जो है यानी कि आपका खस देश और जो नेपाल है यहाँ पर भी अभियान के लिए आपका चला
चला जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके शुरुआत में ही आपका जो था अभियान पे चला गया था। सबसे पहला इसने जो था आपके तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त किया और साथ ही साथ उसके बाद जो था खस और नेपाल जो था इसको भी आपके अधीन किया। और एक बात याद रखना कि ये राजा बनने से पहले जो आपका उज्जैन क्षेत्र है, उज्जैन का ये एक आपके प्रांतपाल के रूप में कार्य कर रहा है। आप ये कह सकते हो अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी, आपके उज्जैन हुआ करती थी। वही का जो प्रांतपाल था वो कौन था, आपका अशोक। तो राजा अशोक जो था राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था या कहाँ का आपका प्रांतपाल था, ये कहाँ का देखने को मिलता है, अवंती, या आप कह सकते हो अवंती की राजधानी कहाँ होगी, आपके उज्जैन। तो ये हमें इसके आपके प्रारंभिक जो जानकारी है ये हमें इसके बारे में देखने को मिलती है। अब अगर इसमें बात की जाए, अगर देखा जाए जो आपका अशोक है, अशोक के शासनकाल को आपके 3 भागों में विद्वानों ने आपका बांट रखा है। सबसे पहला अगर देखा जाए, जब ये अपना राज्याभिषेक करते हैं और राज्याभिषेक कब कर रखा है, आपके 273 ईसा पूर्व में कर रखा है पहला राज्याभिषेक। और उसके बाद जो था अपने शासनकाल के आपके राज्याभिषेक के आपके 12 वर्ष के बाद जो है इस काल को ही आपका पहला चरण माना गया। इसको इस तरीके से समझना कि जो अशोक है, अशोक के शासनकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ये है कि जब वो आपका राज्याभिषेक करता है और उस राज्याभिषेक से लेकर 12 वर्षों के बीच वाला जो काल है उसे आपका पहला काल माना गया है। अब दूसरा जो देखा जाए तो जो आपका 13वें शासनकाल के या राज्याभिषेक के आप कह सकते हो कि 13वें साल के बाद अगर देखा जाए तो आपके 27वें साल तक जो है इसका आपका दूसरा चरण माना जाता है। और आपके 27वें साल के बाद अगर देखा जाए ये आपकी इसकी मृत्यु 41वें साल में हो रखी है, तो यहाँ तक देखा जाए तो इसका तीसरा शासनकाल है। तो यहाँ से हमें पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि अशोक के शासनकाल की हमें आपके तीसरे शासनकाल की कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष के बाद की हमें जानकारी देखने को मिलती है। यह आपका दूसरा काल है और आपके 12 वर्ष तक की जानकारी भी हमें देखने को मिलती है जो उसका पहला काल देखने को मिलता है। इसी काल में इसको जो है एक आपका नाम दिया जाता है, इसी में हम इसे आपके चंड अशोक के नाम से जानते हैं, यानी कि आपके चंड अशोक जो है हम इसे इसके पहले काल में जानते हैं। अब इसके बाद क्या था, ये जब कलिंग युद्ध करता है तो इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो अब ये बौद्ध धर्म की ओर इसका झुकाव हो गया, तो हम इसको आपका धम्म अशोक के नाम से जानते हैं। तो यानी कि दूसरे में इसका नाम हमें जो देखने को मिलेगा धम्म अशोक मिलेगा, या आप उसे कह सकते हो देवनाम प्रिय बोल सकते हो, देवनाम बोल सकते हो। ये हम आगे चल के जो है हम आगे इसमें पढ़ेंगे जब इसके धम्म की नीतियों को समझेंगे। तो अभी ये याद रखना इसके शासनकाल को हमने कितने भागों में बांट दिया, आपके 3 में। अब सबसे पहला जो है हम चंड अशोक की बात करते हैं। आखिर आपके पहले शासनकाल को आपके इसमें इसे चंड अशोक क्यों कहा जाता है? सबसे पहला इसमें देखा जाए तो एक आपका सिंगली ग्रंथ है, सिंगली ग्रंथ हम कल हमने पढ़ा था। इसमें एक सिंगली ग्रंथ है जिसका नाम आपका दीपवंश है, एक आपका कौन सा है, आपका महावंश है। तो ये दोनों के दोनों आपके बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें हैं। इसके अनुसार देखा जाए तो इसने अपने 99 भाइयों की आपकी हत्या करी, अर्थात आपका अशोक जो था शासक बनने से पहले जैसे इसने अपने पिता की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई तो इसने अपना राज्याभिषेक कर लिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो 4 साल तक इसका आपका उत्तराधिकार का युद्ध चलता है। तो पहला राज्याभिषेक किया और दूसरा आपका राज्याभिषेक जो है ये आपका 279 ईसा पूर्व में आपका करेगा। तो आप ये याद रखना कि दीपवंश महावंश के अनुसार जो था इसने अपने कितने भाइयों की हत्या कर दी, आपके 99 भाइयों की हत्या कर दी। मैंने अभी आपसे कहा कि इसका सबसे छोटा भाई आपका तिष्य था, तो उसको छोड़कर अन्य सभी भाइयों को ये क्या करता है, आपका मार देता है। इसीलिए इसे आपके चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। इसकी क्रूरता के कारण ही इसे आपके चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। अब अगर दूसरा इसमें देखा जाए तो कहा जाता है कि इसमें आपके इसके हरम में आपके कई दासियां देखने को मिलती है। तो उसी में से अगर देखा जाए तो एक दासी जो है यहाँ पर देखा जाए तो अशोक का जो जन्म हुआ वो आपका काला था, यानी कि रंग उसका काला था। तो उसमें से एक जो दासी थी उस दासी ने आपके देखा जाए तो उसे घृणतापूर्वक देखा, तो इससे आपका क्रोधित हो गया कौन, आपका अशोक। अशोक ने क्या किया, हरम में जितनी भी महिलाएं थी उन सभी को आपका जला दिया। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, आपके चंड अशोक, यानी कि सभी दासियों को। एक दासी ने अशोक को देखकर आके घृणित नजर से देखा, तो इस वजह से उसने
उसने सभी के सभी को आपका जला दिया, इसीलिए इसे एक हम चंड अशोक के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे कहा 99 भाइयों को मारा और सभी दासियों को जला दिया, इस वजह से चंड अशोक पहला शासनकाल ही हम इसमें देख रहे हैं। अगर इसमें आगे देखा जाए तो आगे चल के आपके हिंसांग जो है आपके चीनी यात्री भारत में आपके यात्रा के लिए आएंगे, हम हर्षवर्धन के समय पढ़ेंगे। और इसी में एक आपका है फाइयान करके भी एक आपका चीनी यात्री है। ये दो क्या करते हैं, आपकी जब तक्षशिला की यात्रा करते हैं तो ये दोनों बोलते हैं कि हमने तक्षशिला में आपके नर्क के द्वार को देख रखा है, और ये नर्क का द्वार जो है किसने बनाया था, अशोक ने। अर्थात अशोक के द्वारा तक्षशिला में आपके नर्क का द्वार बनाया गया, अर्थात जो भी गलती करेगा उन्हें आपकी यातनाएं दी जाएंगी। वो यातनाएं कहां देता था, वो इस नर्क के द्वार में देता था, तो इसी वजह से इसे आपका क्या कहा जाता है, चंड अशोक। मैंने आपसे कहा अशोक के शासनकाल को 3 भागों में देखा जाए तो सबसे पहला देखा जाए तो उसमें वो क्या कर रहा है, उसके क्रूरतापूर्वक कार्य हो रहे हैं, इसलिए उसे आपके चंड अशोक कहा गया। दूसरे में वो धम्म के कार्य करेगा, धर्म के कार्य करेगा, इसीलिए उसे धम्म अशोक के नाम से जाना जाता है। तो एक तो पॉइंट आपका ये हो गया। अब साथ ही साथ लास्ट इसमें पॉइंट अगर देखें तो यहां पर इसने क्या किया, अपने शासनकाल के आपके 12वें वर्ष जब इसने 273 में पहला राज्याभिषेक करवाया, उसके 12वें वर्ष अगर देखा जाए तो यहां पर इसने आपका कलिंग पर आपका आक्रमण कर दिया। और इसकी जानकारी अशोक के स्वयं आपके 13वें शिलालेख में हमें देखने को मिलती है। यानी कि आप कह सकते हो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है हमें आपके कलिंग युद्ध की जानकारी देखने को मिलती है। इसमें भी इसने क्या किया, 2 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें हत्या कर दी, अर्थात इसने इसमें बहुत सारा रक्तपात आपका किया। तो इसके बाद इसका हृदय परिवर्तन भी होता है, हम आगे चल के इसमें पढ़ेंगे, लेकिन देखा जाए तो इसको भी हम आपके चंड अशोक की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात इसी वजह से इसे आपका चंड अशोक आपका कहा जाता है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपके कहा जाता है कि कलिंग पर आक्रमण करने के आपके जो थे कई कारण देखने को मिलते हैं। उसमें से कुछ कारणों की अगर हम बात करें, सबसे पहला याद रखना कि जो आपका कलिंग था इस समय पर स्वतंत्र था, इसी वजह से अशोक ये चाहता था कि इसे अपने राज्य में मिला लिया जाए, इसी वजह से उसने वहां पर आक्रमण किया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस समय पे यहाँ पे व्यापार अच्छा होता था, जैसे आपके हाथियों का व्यापार हो रहा है, साथ ही साथ जो है आपके कपड़ा व्यापार भी इस समय पे यहाँ पे होता था। तो यही प्राप्त जो करना चाहता था अशोक करना चाहता था, इस वजह से इसने यहाँ पर आपका आक्रमण करा, कई लोग ये मानते हैं। अब अगला देखा जाए, अगर तीसरा कारण इसमें देखा जाए कि जो आपके दक्षिण पूर्वी देश है, अगर इस तरीके से हम आपके भारत के मैप को देखें तो यहाँ पर आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया और कलिंग वाला क्षेत्र यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अब ये जो आपके दक्षिण एशियाई देश हैं, इनके साथ ये अच्छे व्यापार करना चाहता था, तो इसी वजह से कहा जाता है कि दक्षिण पूर्वी देशों से जुड़ने के लिए ही उसने जो था आपके किस पे आक्रमण किया, आपके इस समय पे कलिंग पर आपका आक्रमण कर रखा है। तो ये याद रखना कि कलिंग हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है। यहाँ पर आक्रमण करने का एक कारण ये भी है कि दक्षिण पूर्वी देशों के साथ इसका अच्छे से आपका क्या हो जाए, व्यापार हो जाए। अब साथ ही साथ इसका चौथा कारण भी एक आपका देखने को मिलता है। कई इतिहासकार ये बोलते हैं कि जो आपका कलिंग नरेश था उसने क्या था, आपका बिंदुसार का आपका अपमान किया था। इसी बिंदुसार का बदला लेने के लिए ही जो है आपके अशोक ने क्या किया, यहाँ पर आपका आक्रमण किया, और यही युद्ध क्या कहलाया, आपका कलिंग का युद्ध कहलाया। तो ये आपका अशोक के हमने आपका कहा शासनकाल हमें 3 चरणों में देखने को मिलते हैं। तो पहले चरण में इसे केवल और केवल आपके क्रूरता भरे कार्य ही करें, इसीलिए इसे हम चंड अशोक के नाम से जानते हैं। अब इस युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, ये धर्म की ओर आएगा। अब इसे हम धम्म अशोक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कल की क्लास में हम इसके धर्म की नीति के बारे में पढ़ेंगे और इसके शिलालेख जो भी हैं कल हम इस वाली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका धन्यवाद।